बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार अभी तक अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, इन सब के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने से पहले इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस का प्रॉपर सीक्वेंस में एक बार देखो, तो आपको सभी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे और फिर इस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में, या फिर जो के के बारे में अपन ने बात की थी ना, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। इलेक्ट्रिक फोर्स में भी आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आया है, राइट। तो उसके बारे में मैंने बहुत कुछ तो नहीं बताया। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन इस के की बारे में और एप्सिलॉन के बारे में सारी कुछ बातें करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार अभी तक अपन ने जैसे फोर्स की और फील्ड की बात की, तो मैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जब फोर्स लिखता था तो मैं ये एक्सप्रेशन यूज करता था k/q1 q2 बाय r², या एक पॉइंट चार्ज की वजह से जब मैं फील्ड बताता था तो मैं अपन लिखते थे kq बाय r², राइट। तो इसके अंदर ही जो k होता है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट, क्योंकि अपन जो फोर्स का एक्सप्रेशन है ये कूलम्स लॉ है, चार्ल्स अगस्टिन दे कूलम ने बताया था, राइट। तो इसके बाद अपन देखते हैं k जो होता है इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। यहां तक अपन ने बात कर लिए थे, पर दो तीन बातें इसमें अपन को सोचने वाली है कि सबसे पहले यहाँ पे ये 4 पाई क्या काम कर रहा है, पहले तो इसके बारे में बताऊंगा, और मेन जो मुद्दा है एप्सिलॉन, इसके ऊपर ये पूरा वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आता है, ये जो 4 पाई यहाँ पे लिखा है इसका रीजन क्या है। तो आप नोटिस करना, अपन ने देखा है पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है। अगर मैं किसी भी r दूरी पे फील्ड सोचूंगा तो एक पॉइंट चार्ज अपने आजू बाजू एक स्फेरिकल फील्ड बनाता है, राइट। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस माइकल फैराडे ने बताया था। तो इस तरीके से आप सोचो कि एक पॉइंट चार्ज के आजू बाजू जितनी भी फील्ड होंगी वो सब स्फेरिकल शेप में निकल रही होंगी, जैसे अपन ने मूवीज में भी देखा ना, एवेंजर वगैरह में, कि स्फेरिकल ऐसे एनर्जीज निकलती रहती है, राइट। उसी तरीके से एक पॉइंट चार्ज के आजू बाजू गोल सर्कुलर स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और जहां भी दुनिया में सर्कल या स्फीयर आएगा, मेनली सर्कल आएगा, वहां पे पाई आएगा ही आएगा, क्योंकि पाई इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सर्कुलर थिंग्स। तो जब डेरिवेशंस वगैरह किए गए मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट के द्वारा, तो वहां पे देखा गया क्योंकि जो फील्ड है वो स्फेरिकल शेप में है, तो इसका वैल्यू भी यहाँ पे पाई के टर्म्स में आता है। एंड मोस्टली जो 4 पाई है वो 4 पाई r², देखो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई r², कुछ वहां से भी इसका लेना देना है। फ्यूचर में अपन जब गॉस लॉ वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में मैं 4 पाई की बात बताऊंगा। अभी के लिए आप बस ये सोचो इस पाई का रिश्ता सर्कल से है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में r दूरी पे चेंज होती रहती है, मतलब r दूरी पे अलग अलग स्फीयर्स बनेंगे, फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी r दूरी पे, तो हर r के साथ एक स्फीयर एसोसिएटेड होगा, इसलिए फील्ड के लिए अपन यहाँ पे पाई लगाते हैं। तो हर एक स्फीयर के साथ जो फील्ड या फोर्स एसोसिएटेड होगी वो स्फेरिकल शेप में चेंज हो रही होगी। r के साथ वेरिएशन है तो सर्कुलर वेरिएशन है, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं इसी वजह से ये पाई यहाँ पे आता है। ये हो गई अपनी पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं एप्सिलॉन की। तो सबसे मेन बात ये कि एप्सिलॉन मेनली बताता क्या है या होता क्या है, ठीक है। एप्सिलॉन क्या होता है, अलग अलग मीडियम के लिए एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी मीडियम, जैसे एक पॉइंट चार्ज को अगर मैं वैक्यूम में या एयर में रखूं तो अपने बाजू बाजू फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये फील्ड कितने इजीली उस मीडियम में पेनिट्रेट होके जाती है उसको एप्सिलॉन नॉट बताता है। बेसिकली एप्सिलॉन हमको बताता है इट इज द मेजर ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द मीडियम टू द फॉर्मिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन द मीडियम। तो किसी भी एक पर्टिकुलर मीडियम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना इजीली गुजर सकती है, उसके रेसिस्टेंस को, उस मीडियम के रेसिस्टेंस को टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एप्सिलॉन हमको बताता है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होगी तो फील्ड को जाने में दिक्कत होगी, फील्ड को उस मीडियम से गुजरने में दिक्कत होगी, तो फील्ड की वैल्यू कम हो सकती है। और अगर एप्सिलॉन की वैल्यू कम होगी तो फील्ड बहुत ही आसानी से पेनिट्रेट करके मीडियम से गुजर जाएगी। तो ये हो जाती है एप्सिलॉन की डेफिनेशन कि कितना इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में फॉर्म हो सकती है, गुजर सकती है, पेनिट्रेट करके जा सकती है। अब ये जो एप्सिलॉन है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एप्सिलॉन, है ना। बात करते हैं इसके बारे में। तो जो सबसे पहला एप्सिलॉन अपन ने एनकाउंटर किया था वो एप्सिलॉन नॉट था, है ना। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये वाला एप्सिलॉन अपन को बताता है कि एयर या वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना आसानी से जा सकती है। ये वाला जो एप्सिलॉन होता है ये अपना वैक्यूम के लिए होता है, ये अपन को समझना है। नेक्स्ट इसके बाद आता है एप्सिलॉन मीडियम, जो मैंने लिख रखा है। वैसे तो मीडियम या अपन इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये वाला जो एप्सिलॉन मीडियम मैंने लिख रखा है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन होता है कि उस मीडियम का परमिटिविटी कितना है। परमिटिविटी वर्ड से आप समझ सकते हो कि कितना इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड को वो मीडियम परमिट करता है जाने के लिए, है ना। तो ये वाले को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी।
और ये वाला जो एप्सिलॉन नॉट है इसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम भी बोलते हैं ना। तो ये वाला है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस माने वैक्यूम या एयर को अपन फ्री स्पेस बोलते हैं, तो उसके लिए अपन एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं, ठीक है। और एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो होता है वो किसी मीडियम के लिए होता है। इसी तरीके से तीसरा प्रकार का जो एप्सिलॉन है वो अपना कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये वाली जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये अपन को किसी मीडियम का जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम की तुलना में कितना ज्यादा या कितना कम है वो बताता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए अपन एप्सिलॉन आर लगाते हैं एंड दिस एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन ऑफ वैक्यूम। ये वो एक रेशियो टाइप का, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी अपन ने पढ़े ना, ये कुछ कुछ उसी टाइप का है। तो अल्टीमेटली अपने पास ये तीन प्रकार के एप्सिलॉन होते हैं। सबसे पहला वैक्यूम के लिए उसको अपन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, दूसरा किसी मीडियम के लिए होता है उसको अपन एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, और तीसरा रिलेटिव परमिटिविटी होता है जो कि एक रेशियो होता है किसी मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम का परमिटिविटी। अब नेक्स्ट चीज है कि मीडियम की जो परमिटिविटी है या वैक्यूम की जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है और ये कैसे आती है। सबसे पहली बात, जो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम कांस्टेंट था ना, उसकी वैल्यू याद है क्या होती थी? उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती थी। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट होती थी, राइट। अब इसमें आप देखो k की वैल्यू ही क्या है, k की वैल्यू थी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है। ध्यान रखना एप्सिलॉन नॉट बोल रहा हूं, ये वैक्यूम वाली है। तो यहां से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाऊं और k को नीचे ले आऊं यहाँ पे, तो यहां से अपन को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऐसे मिल सकती है, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई k। तो यहाँ पे अपन अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे करके ये वैल्यू निकल के आती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चंस वगैरह में अपन से पूछ लेता है, तो अगर कभी पूछता है तो अपने को आना चाहिए, राइट। तो ये अपन को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, अगर मीडियम के बारे में बात करें तो वो उसकी वैल्यू कितनी होती है और उसका क्या हिसाब किताब है वो थोड़ा अपन देख लेते हैं। तो जब भी अपन किसी दूसरे मीडियम की बात करते हैं, जैसे अगर कोई मीडियम वाटर है या कोई ऑयल है, कुछ भी मीडियम हो सकता है, वैक्यूम की जगह कुछ भी हो सकता है, एयर की जगह कुछ भी हो सकता है। दो चार्जेस को अपन ने पानी के अंदर रख दिया तो क्या होगा हिसाब वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, मान लो एक चार्ज है Q1 दूसरा चार्ज है Q2, तो अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे वैक्यूम है तो अपन बोलेंगे Q1 जो है वो Q2 पे कुछ फोर्स लगाएगा F, है ना। अगर इन दोनों चार्जेस की बीच की दूरी कुछ R में मान लेता हूं तो जो फोर्स लगाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो उसका मैग्नीट्यूड आप लिखोगे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पे K की वैल्यू आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मतलब जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा इस एप्सिलॉन नॉट पे, बिकॉज यहाँ पे एयर या वैक्यूम का यूज किया गया। अब नेक्स्ट चीज है, अपन ने इस पूरे सिस्टम को मान लो लेके पानी में डुबो दिया, ये पूरा सिस्टम अब पानी के अंदर सबमर्ज कर दिया लेके, सेम दूरी सेम है, Q1 Q2 चार्जेस सेम है, पर अब जो फोर्स लगने वाला है किस पे, Q2 पे ही मान लेते, ठीक है। Q1 की वजह से और मीडियम की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगने वाला है वो अब चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इफेक्ट ऑफ मीडियम लेता हूं, मतलब Q1 चार्ज एज वेल एज मीडियम जो है वो Q2 पे नेट फोर्स जो लगाएगा अब वो चेंज हो जाएगा। अब अपन बोलेंगे F नेट ऑन Q2 ड्यू टू Q1 एंड मीडियम दोनों का इफेक्ट लेना है, उसकी वैल्यू अपन लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। अब अपन एप्सिलॉन मीडियम भी लेना पड़ेगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ऐसे अपन लेते हैं। तो उस केस में अपन को एप्सिलॉन मीडियम या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम की वैल्यू अपन को लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अपन लिखते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है थोड़ा सा उसको बारीकी से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये सोचो, Q1 Q2 को वैक्यूम में जो फोर्स लगा रहा था वो सीधा सीधा लगा रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। Q1 Q2 पे सीधा फोर्स लगा रहा, मीडियम का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि वैक्यूम में जब कुछ है ही नहीं तो वो पोलराइज भी नहीं हो सकता। पोलराइज माने चार्जेस इंड्यूस हो सकते हैं ना दूसरे मॉलिक्यूल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शुरू की वीडियोस में भी देखा होगा, अगर पानी बह रहा है उसके पास अपन एक चार्ज रॉड लेके गए तो पानी बेंड हो जाता है, बेंडिंग ऑफ वाटर एक शॉर्ट मैंने डाली थी, राइट। तो उसी तरीके से इंडक्शन की वजह से क्या होता है, जब मैंने इसको मान लो पानी में डुबोया, पानी के मॉलिक्यूल्स है, पानी का मॉलिक्यूल कैसा भाई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और हमको ये पता है ऑक्सीजन जो होता है वो थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन से सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन की। तो सारे तो नहीं, परंतु अट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ पकड़ के रखता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। ये अपन ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, राइट।
अब इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर पोलराइजेशन होता है। मतलब जब मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाऊंगा, मान लो मेरे पास फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसी ऐसी है ना। अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है मतलब यहाँ कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो इस केस में ऑक्सीजन क्या चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ भागना, और हाइड्रोजन कहाँ चाहेगा, नेगेटिव की तरफ भागना, राइट। तो अपन ये बोलेंगे यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन आएगा, ये थोड़ा इधर भागना चाहेगा, ये दोनों जो पॉजिटिव है ये थोड़े नीचे भागना चाहेंगे। तो पहले जो दूरी थी, मतलब ऐसे बॉल टाइप का बना हुआ है, तो अब ये बॉल थोड़ा सा खिंचा जाएगा। खिंचा क्यों जाएगा, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जाना चाहेगा, हाइड्रोजन नीचे की तरफ जाना चाहेगा। इसको अपन बोलते हैं चार्ज का सेपरेशन होना, इंडक्शन होना, राइट। इंड्यूस मतलब अट्रैक्ट होना, राइट। अब अपन समझते हैं अब क्या होगा अगर जब मीडियम आ गया। तो पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो Q2 पॉजिटिव है, Q1 भी फिलहाल पॉजिटिव है। तो Q2 के आजू बाजू क्या होगा, पानी के ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल आके इकट्ठा होने लग जाएंगे इंडक्शन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से। सिमिलरली Q1 के पास भी आके इकट्ठा होने लग जाएंगे, है ना। तो इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। इस चीज को अपन बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की वजह से अपन ये बोलते हैं जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्जेस के आजू बाजू इकट्ठा हो जाते हैं, उसको घेर लेते हैं, उसको पेल लेंगे अब तो होता क्या है, इस पोलराइजेशन की वजह से जो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था वो तो चेंज नहीं होगा, परंतु मीडियम का एक अलग से फोर्स आ जाएगा इस पे अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा था पहले वो थोड़ा सा कम हो जाता है इस तरफ। तो अब अगर मैं सोचूं कि Q1 ने Q2 पे जो फोर्स लगाया था वो ये वाली फोर्स है, और मीडियम के फोर्स लगाने की वजह से, जो कि ग्रीन से मैंने दिखाया, इस फोर्स की वजह से Q1 की Q2 पे जो फोर्स है वो नेट फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करूं थोड़ी सी कम हो जाएगी। ध्यान समझना, अगर मैं बोलता हूं कि Q1 ने Q2 पे जो फोर्स लगाई वो मैंने लिख दिया F1, और मीडियम ने Q2 पे जो फोर्स लगाई वो है F2, तो अपन ने क्या बोला, जो नेट फोर्स लग रही है, नेट फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू मीडियम एज वेल एज Q1, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन मीडियम लेना पड़ेगा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। वेयर एज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 वो क्या है, वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ही है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर ही है, राइट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सिर्फ मीडियम ने Q2 पे कितना फोर्स लगाई है, तो आप इन दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं फोर्स ड्यू टू मीडियम ऑन Q2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, आप कॉमन ले लेना, 4 पाई भी कॉमन ले लेना, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/एप्सिलॉन m। तो दिस इज द नेट फोर्स ओनली ड्यू टू द मीडियम ऑन Q2। ये अपन को चीज समझनी है, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, इनको ध्यान से समझना। जेई में और नीट में कई बार इसको पूछा गया है और फंसते हैं बच्चे, ठीक है। तो अपन को ये समझना है, अगर मैं मीडियम प्लस चार्ज का इफेक्ट सोचूं, इस वाले चार्ज पे मीडियम प्लस Q1 दोनों का फोर्स सोचूं, तो वो ये मिलेगा। इसमें अपन को एप्सिलॉन मीडियम लेना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज है, अगर मैं सिर्फ Q1 की वजह से Q2 पे कितनी फोर्स लग रही है, मेरे को मीडियम से कोई लेना देना नहीं, मीडियम हो या ना हो, Q1 Q2 पे फोर्स तो लगाएगा ही लगाएगा। वो कितनी लगाएगा, वो F1 लगाएगा, ये वाली है ना, इसकी वैल्यू F1 है। अब अगर मैंने क्या बोला, सिर्फ मीडियम की वजह से निकालनी है, तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देना, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली अपन ऐसे करके क्यों कर पा रहे हैं समझना, जो Q1 को ये जो चार्जेस ने घेर रखा है ना, ये जो सारे पोलराइजेशन होके चार्जेस ने घेर रखा है, ये भी कुछ स्फेरिकल टाइप से ही बनाएगा, और हमको ये पता है कि ये दोनों चार्जेस Q1 Q2 ठीक ठीक दूरी पे हैं। तो ये जो पोलराइज होके यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हुआ है, उनका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो यहीं पे होगा, जो सेंटर ऑफ मास होता है उसी तरीके से सेंटर ऑफ चार्ज भी अपन सोच सकते हैं। तो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल जो मीडियम के हैं, उनका जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो यहीं पे आएगा, ठीक है, और वो इस पे इधर फोर्स लगा देगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगा देगा। कैसे, क्योंकि मान लो Q1 पॉजिटिव है, अगर मैं बोल रहा हूं आपका Q1 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। अब आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान से सोचो, ये सारे नेगेटिव जो हैं उनका सेंटर यहाँ पे आएगा, वो इसको एक्चुअली खींच रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा समझने को अपन समझ सकते हैं, बहुत एक्यूरेसी से तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतनी डिटेल में अपने को सिलेबस में है नहीं, परंतु अपन को अभी कभी लिखना होगा तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आपको बढ़िया से बताता हूं वाटर के केस में, क्योंकि वाटर का अपने को पता होता है एप्सिलॉन रिलेटिव कितना होता है, ठीक है। तो वैसे अपन को याद तो नहीं रखना, बस आपको एक समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। वाटर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है उसकी वैल्यू होती है 81, ठीक है। एप्सिलॉन रिलेटिव फॉर वाटर इज 81, जिसका मतलब होता है
परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 81। तो अगर मैं बोलूं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विल बी 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो वाटर के लिए मैं लिखूंगा 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे अगर मान लो आपसे पूछता है कि दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, इनके बीच का सेपरेशन कुछ R है। अब मैंने बोला Q1 ने Q2 को वैक्यूम में कितना फोर्स लगाया, तो फोर्स इन वैक्यूम, नेट फोर्स ऑन Q2 इन वैक्यूम कितना होगा, तो वो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सही बात है। अब अगर सेम सिस्टम को, इसी सिस्टम को अगर मैं उठा के पानी के अंदर ले चलूं और मैं बोलूं पानी के अंदर भैया कितना फोर्स लगेगा ये बताइए, तो अगर मैं मान लो इसको पूरे सिस्टम को पानी में सबमर्ज कर दिया, ऐसे ये पानी में आ गया, ठीक है। अब क्या बोलेंगे, अब ये जो फोर्स लगेगी ये F Q1 की वजह से भी लगेगी और पोलराइजेशन से वाटर की वजह से भी लगेगी। तो अगर मैं F नेट की बात करूं, पूछेगा तो जनरली नेट ही पूछता है, पर अगर मैं यहाँ पे Q1 की वजह से Q2 पे और मीडियम की वजह से Q2 पे जो नेट फोर्स लग रही है वो पूछूं, तो उसको आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन वाटर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पे आप एप्सिलॉन वाटर को 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो F नेट कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 81 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन वाटर, अगर मैं बात कर रहा हूं नेट फोर्स है ना, इन दोनों का ही रेशियो ले रहा हूं मैं, ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स का मैं रेशियो ले रहा हूं, है ना। तो ये क्या निकल के आता, देखो सारी वैल्यू कट जाएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे ये पूरे से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, मतलब अपने पास बचेगा 1/1/81। तो 81 फुदक के ऊपर चले जाएगा। तो आप देखोगे कि वैक्यूम में वाटर की तुलना में 81 टाइम्स ज्यादा फोर्स लगती है, और उसका रीजन भी यही है कि वैक्यूम में कोई पोलराइजेशन तो होता नहीं है, मीडियम तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से जा सकती है और फोर्स लगा सकती है दूसरे चार्ज पे। लेकिन वाटर के अंदर जब अपन जाते हैं तो वहां पे मीडियम जो है वो थोड़ा सा रेसिस्टेंस पैदा करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बनने को, उसकी वजह से क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ जाती है तो फोर्स भी कम हो जाती है। और कितना कम हो जाती है, देखो आप 81 टाइम्स लेस फोर्स लग रही होती है वाटर के अंदर एज कंपेयर टू वैक्यूम। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अपन को ये ध्यान रखना है जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको अपन आगे जो कैपेसिटर वाला चैप्टर है उसके अंदर ही पढ़ेंगे, उसको के बोलते हैं वहां पे, इसी एप्सिलॉन रिलेटिव को, रिलेटिव परमिटिविटी को वहां पे के बोलते हैं। के का नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ना इससे आप डरना नहीं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ गया है। मेनली जब अपन कैपेसिटर पढ़ते हैं ना तो वहां पे से दो प्लेट होती है, उनके बीच में अपन एक मीडियम लगाते हैं, और ये जो मीडियम होता है ये बहुत ही पुअर कंडक्टर का होता है, ये मीडियम बहुत ही पुअरली कंडक्टिंग होता है या इंसुलेटिंग टाइप का होता है, जिसके अंदर जो चार्जेस है ना वो ऐसे सेपरेट हो सकते हैं। जैसे देखा था ना चार्ज सेपरेशन, तो उसमें चार्ज सेपरेट हो सकता है, तो उसमें फील्ड पैदा होती है। तो वहां पे भी जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम की बात करेंगे, करना ही पड़ेगा, तो वहां पे भी अपन को रिलेटिव परमिटिविटी का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ज्यादा और मैं बताऊंगा जब अपन कैपेसिटर चैप्टर चालू करेंगे ना, उसमें मैं इसके बारे में बढ़िया से बताऊंगा आपको, तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अपन इस पे कर लेते हैं। अच्छा, एक कंक्लूजन अपन ये बोलेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो ये है, आप देखो वाटर के अंदर जब अपन गए तो फोर्स 81 टाइम्स रिड्यूस हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ जाती है किसी भी मीडियम में जाने पे। वैक्यूम में सबसे स्ट्रांग होती है और किसी भी मीडियम में बहुत वीक हो जाती है। तो दो तीन चीजें अपन को और ध्यान रखनी है कि ये जो अपना एप्सिलॉन रिलेटिव होता है, मेनली अपन को रिलेटिव ही गिवन होता है ज्यादातर टाइम, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अगर वैक्यूम पूछ ले, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कितना होगा, तो वो क्या होगा, एप्सिलॉन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वैक्यूम, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर अपन से कभी भी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पूछता है तो एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन वैक्यूम होता है, वो बस वहां एप्सिलॉन मीडियम की जगह आप वैक्यूम डाल दोगे तो आपको वो रेशियो 1 मिल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज, एक चीज पूछ सकता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनका एप्सिलॉन कितना होता है। अपन आगे और पढ़ेंगे कि जब भी कंडक्टर के अंदर आप चार्ज पुट करते हो तो वो चार्ज दौड़ लगा के सरफेस पे आ जाता है, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रह ही नहीं सकता, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा बाहर आ जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज से बाहर निकलती है, तो किसी भी कंडक्टर से बाहर की तरफ निकल रही होती है अगर पॉजिटिवली चार्ज है, और नेगेटिव होने पे टुवर्ड्स द कंडक्टर आती है। लेकिन जो कंडक्टर का मटेरियल है, मतलब जो मीट है उसका, जहां पे माल भरा हुआ है, वहां पे फील्ड नहीं होती, फील्ड जीरो होती किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो अगर किसी कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है
तो अपन उसके लिए बोलते हैं कि उस कंडक्टर का जो एप्सिलॉन रिलेटिव है वो इनफाइनाइट है। तो सोचो अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा एक कंडक्टर है, उसके अंदर अगर मैंने एक चार्ज रखा Q, अब उसकी वजह से इस कंडक्टर के मीट में अगर फील्ड बनती, अगर वैसे तो नहीं बनती है, अगर बनती, तो अपन क्या लिखते हैं, 1/4πε Q बाय आर स्क्वायर, आर के हिसाब से कोई भी एक आर दूरी पे अपन फील्ड लिखना चाह रहे हैं। अब आप सोचो एप्सिलॉन m को आप क्या लिखोगे, एप्सिलॉन मीडियम लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, एप्सिलॉन रिलेटिव क्या होता है, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू क्या हो जाती है, एप्सिलॉन रिलेटिव इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होती है, तो अगर ये वैल्यू 0 है मतलब ये वैल्यू को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, राइट। तो एप्सिलॉन m जो होता है वो कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होता है और रिलेटिव एप्सिलॉन की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाती है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है, राइट। एक बढ़िया सा अपन क्वेश्चन करते हैं, इससे अपन को इस एप्सिलॉन r का या एप्सिलॉन मीडियम का यूज कैसे करते हैं वो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस सवाल में अपन को बोल रहा है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो अपने को बोल रहा है एक सिंगल पॉइंट है, उससे दो बॉलों को ऐसे करके सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है भाई, इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक एंगल थीटा विद द वर्टिकल, नाउ बोथ बॉल्स आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड, एज अ रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज, तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी अपन ने बताया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन रिलेटिव की बात कर रहा है, ठीक है, ये अपन को निकालना है इस क्वेश्चन में। तो उसने स्टार्टिंग में बोला अगर एक रस्सी से अपन ने दो चार्ज्ड बॉल्स को ऐसे रख दिया है तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रही होंगी ऐसे करके, तो उस रिपल्शन से ये दूर दूर होकर यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बना रही है, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। ऐसा कैसे बोल रहा हूं, इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग मेक्स थीटा विद द वर्टिकल, वर्टिकल से दोनों ही थीटा बना रही है, ये अपन को बोल रहा है, ठीक है। अगर इन बॉल का जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो इन बॉल का कुछ mg नीचे लग रहा होगा, है ना, उसको अपन लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया मास इंटू जी, ऐसे करके आप लिख सकते हो। कोई भी एक बॉल के बारे में अगर मैं सोचूं, जब वो शुरू में एयर में रखा था तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे टेंशन T लग रही होगी, राइट, यहाँ पे उसका mg लगेगा जो कि रो वी जी हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक रिपल्शन लगेगा, उसको अपन लिखेंगे 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये दूरी को मैं r बोल देता हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। ऐसा सिचुएशन उसने शुरू में अपन को दिया। अब उसने बोला कि भाई इस सिस्टम को जब अपन ने किसी लिक्विड में सबमर्ज किया, डिप किया, तो उस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो सिग्मा है, तो बॉयंट फोर्स लगेगी भैया, मतलब इसी बॉल के ऊपर अब की बार क्या होगा, ऊपर की तरफ एक बॉयंट फोर्स और आ जाएगा, ठीक है। तो बॉयंट फोर्स को अपन क्या लिखते हैं, बॉयंट फोर्स को अपन क्या लिखते हैं भाई, बॉयंट फोर्स को अपन लिखते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज इनटू जी, है ना। इसको मैं लिख दे रहा हूँ एफ बॉयंट, तो बॉयंट फोर्स लिखते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज इनटू जी, क्योंकि पूरा सिस्टम ही डूब गया तो ऐसे अपन पूरा वी लेंगे, राइट। अब उसने बोला है कि अगर ये एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो बाबू एक चीज समझो, अगर ये एंगल चेंज नहीं होगा तो ये बीच की दूरी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो फिक्स है, तो एंगल चेंज नहीं हो रहा, उसने अपन को बोल दिया है। इसका मतलब एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि टेंशन हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो गया हो, राइट। पहले अपन बोल रहे थे, जैसे मैं दो डायग्राम्स यहाँ पे सेपरेट करता हूँ, ग्रीन वाला तो नेक्स्ट केस का डायग्राम। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में टेंशन जो था उसको अपन दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। जैसे टेंशन यहाँ लग रहा है टी, जैसे यहाँ पे टेंशन अपन ने लगाया टी, अगर ये एंगल थीटा है तो भैया ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये वाला हो जाएगा टी साइन थीटा। तो हम स्टार्टिंग में बोल सकते हैं कि भैया टी कॉस थीटा बराबर रो वी जी रहा होगा और टी साइन थीटा बराबर 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रहा होगा स्टार्टिंग में। अब जब आपने डिप कर दिया तो हो सकता है टेंशन थोड़ी सी चेंज हो गई हो, राइट। तो अगर मान लेते टेंशन अगले केस में टी डैश हो गई, ये भी मान लो टी डैश हो गई, ये भी मान लो टी डैश हो गई, परंतु अब ऊपर की तरफ एक फोर्स और आ जाएगी, बॉयंट फोर्स जो मैं लिख रहा था। तो बॉयंट फोर्स क्या होगी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो कि सिग्मा वॉल्यूम पूरा पूरा सबमर्ज्ड है इनटू जी। तो अब नेक्स्ट केस में बस अपन को ये करना है कि ये दोनों मिलके रो वी जी को बैलेंस कर रहे हैं, बाकी सब तो सेम ही है, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक बार केस बनाते हैं।
अच्छा, एक और मजेदार चीज आप करो, इन दोनों एक्सप्रेशन को एक दूसरे से डिवाइड करो। मैं ऐसा डिवाइड करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे ले रहा हूँ सो दैट हमें साइन बटा कॉस tan मिल जाए। तो आप डिवाइड कर दो तो t से t कट जाएगा, है ना। तो tan थीटा क्या मिलेगा, फर्स्ट केस के लिए अपन को मिलेगा q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर रो vg, ऐसा कुछ मिलेगा अपन को, ठीक है, स्टार्टिंग के केस में। सेकेंड केस में जब बॉइंट फोर्स भी लगने लगेगी तब फिर से एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, अपन में लिखेंगे टी डैश साइन थीटा बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि मीडियम का अपन को लिखना है एप्सिलॉन, है ना। तो एप्सिलॉन रिलेटिव क्या होता है, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। एप्सिलॉन रिलेटिव क्या होता है, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन मीडियम को रिप्लेस करने के लिए क्या कर रहे थे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन ने वैल्यू रख दी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज अपन लिखेंगे टी डैश कॉस थीटा प्लस सिग्मा वी जी बराबर रो वी जी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ आप ये करना, इस रो वी जी को यहाँ से उठा के यहाँ ले आना, तो माइनस लग जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस लगा दे रहा हूँ और ये प्लस यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, टी डैश कॉस थीटा की वैल्यू ये मिल जाएगी अपने को, राइट। अब आप क्या करो, अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड करो। तो जब आप डिवाइड करोगे तो देखो टी डैश कट जाएगा, तो टेंशन कम हो जाएगी और tan थीटा अपने पास फिर से कुछ आ जाएगा, क्या आएगा देखते हैं। tan थीटा बराबर आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर, और ये अब मल्टीप्लाई में चलेगा भैया, थोड़ा कचरा हो रहा है, मैं इसको नए पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों ही केस के जो tan थीटा निकल गया उनको ऐसे लिख दिया, ये सेकंड केस का tan थीटा और ग्रीन वाला फर्स्ट केस का tan थीटा जब उसको सबमर्ज नहीं किया था। और क्योंकि भाई ये दोनों tan थीटा बराबर है तो इक्वेट करा दो। तो आप जब इन दोनों को बराबर कराओगे, जैसे मैं ब्लैक से कर देता हूँ, दोनों को बराबर कराओगे, देखो क्यू कट जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, वीजी कट जाएगा, सही बात। तो अपन किसके पास अपने हाथ में क्या रह जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन रिलेटिव सिग्मा रो माइनस सिग्मा बराबर 1 बाई रो, ठीक है। इनको क्रिस क्रॉस कर दोगे तो रो बराबर एप्सिलॉन आर इंटू सिग्मा रो माइनस सिग्मा। तो यहां से आप देखोगे एप्सिलॉन आर जो निकल के आएगा वो हमको मिलेगा रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बार इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से लगाओ, ठीक है, वीडियो में वापस जाओ, पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आया है पहले, नीट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जेई वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग परमिटिविटी ऑफ स्पेस। सो हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट सुपर ऑसम वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।